हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो हम ISA 330 कवर किया था, जिसमें ऑडिटर का रिस्पॉन्स देखा अगर कोई वो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलायंस प्लेस करता है तो उस केस में। एंड नेक्स्ट वन हमने क्या किया था, डेटा एनालिटिक्स के बारे में जाना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे ISA 620 which include matters to be considered before placing reliance on the work of the auditor's expert। मीन्स अगर कोई भी ऑडिटर अगर एक्सपर्ट्स का काम यूज कर रही है तो उस केस में ऑडिटर को क्या क्या मैटर कंसीडर करने पड़ते हैं। तो इस के बारे में हमारा ISA 620 में बताया गया है। हमने एक क्वेश्चन लिया है। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिस्कस द मैटर टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग टू यूज एन ऑडिटर एक्सपर्ट इन द ऑडिट ऑफ द फ्रूट which are recognized as a biological asset of the company। I think I have taken this question number 12 from Kaplan exam kit, not sure, I think 10th or 12th। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि अगर ऑडिटर एक्सपर्ट को हम यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ऑडिटर को क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, किन मैटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। हम किसके किसके लिए ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज कर रहे हैं, इन द ऑडिट ऑफ द फ्रूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ बायोलॉजिकल एसेट ऑफ द कंपनी। मींस कि एक फ्रूट है जिसको बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज किया गया है कंपनी के द्वारा। उसकी ऑडिटिंग करने के लिए हम ऑडिटर एक्सपर्ट का यूज कर रहे हैं। देखते हैं आप ऑडिटर एक्सपर्ट्स के केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या क्या काम को देखना पड़ता है। यूजिंग द वर्ड ऑफ work of the auditor expert contain the requirement relating to an objectivity, competence and capabilities of the auditor expert, the scope and objective of their work and assessing their work। सिंपली इसमें हमें कुछ नहीं बताया गया है, इसमें हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब भी हम ऑडिटर एक्सपर्ट्स के को यूज करते हैं, उनके काम को यूज करते हैं, तब उस केस में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। ऑडिटर एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ वर्क एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, इन सबको हमें ध्यान में रखना होता है। हम इनको वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऑडिटर एक्सपर्ट में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी हम किस रिलेशन में कह सकते हैं कि मीन्स वो बायस नहीं होना चाहिए, या फिर उसका फर्म के साथ, ऑडिट फर्म के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इवन ऑडिट फर्म के साथ साथ क्लाइंट के साथ भी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जिससे कोई थ्रेट क्रिएट हो सके। तो इस तरह से एक ऑडिटर को अपनी ऑडिटर एक्सपर्ट्स को अपनी क्या मेंटेन करनी होती है, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना होता है। अकॉर्डिंग टू ISA 620 द ऑडिटर shall evaluate whether the auditor expert has the necessary objectivity। अभी तो सिंपली सी बात की गई है कि हमें क्या देखना होता है, ऑडिटर को क्या देखना होता है कि ऑडिटर एक्सपर्ट क्या है, नेसेसरी ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है। दिस शुड इंक्लूड इंक्वायरी रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विच में क्रिएट अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी। अभी जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उनकी इंडिपेंडेंस लूज हो सकती है, थ्रेट क्रिएट हो सकता है एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को। the audit firm will need to ensure that the expert has no connection to market co। okay, in this question market co is our, I think market co is our audit client firm। Yes. Market co. For example, that they are not related party of the company or any person in a position of influence over the financial statement। हाँ, देखो हमें इस बात से क्लियर हो रहा है कि हमारी ये मार्केट को क्या है, क्लाइंट फर्म है। फॉर एग्जाम्पल दैट दे आर नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ अ कंपनी, मीन्स कि वो कंपनी की जो मार्केट को क्या है कोई रिलेटेड पार्टी ना हो। तो इस लाइन से ही हमें क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी इज थ्रेटन। इन केस अगर एक्सपर्ट अपना जो काम है उसमें थ्रेटन, मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी थ्रेटन हो रही है, तो उस केस में लिटिल और नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन देयर वर्क। उसके काम पे थोड़ा या फिर विश्वास किया ही नहीं जा सकता जो उसने काम परफॉर्म किया है। एंड ऑडिट फर्म शुड नॉट ट्रीट इट एज द रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट फर्म क्या नहीं मान सकती, उसको एक रिलायबल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस नहीं कंसीडर कर सकती। तो इस तरह से हमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, मीन्स कि ऑडिट एक्सपर्ट को क्या करना है, और अगर वो नहीं ऐसा नहीं करता है तो उस केस पे ऑडिटर को क्या करना है। तो मैटर टू बी कंसीडर बिफोर प्लेसिंग द रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। अब जैसे कि हमने इसमें देखा कि ऑब्जेक्टिविटी अगर उसकी थ्रेटन है तो
जो ऑडिटर है वो उसके काम पे रिलाई नहीं कर सकता, उसका काम विश्वसनीय नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लिटिल और नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन दी ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। ठीक है। अब उसी तरह से हमें क्या देखना है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या कहता है, कॉम्पिटेंस का मतलब ही क्या होता है कि वो काम करने में सक्षम है या नहीं है। इन केस अगर उसको यही नहीं बताए कि मुझे अगर जैसे कि फ्रूट की बात की गई है, हमें फ्रूट की ऑडिट करनी है, इन केस अगर मुझे यही नहीं पता है कि फ्रूट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें किस आईएएस का यूज करना है, किस आईएफआरएस का यूज करना है, देन इन दैट केस देयर इज नो यूज टू वर्क, देयर इज नो यूज टू यूज दी ऑडिटर एक्सपर्ट। सो अगर उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, वो कॉम्पिटेंसी नहीं होंगे, तो उस केस में हम उसके काम पे विश्वास नहीं कर सकते। नो रिलायंस कैन बी प्लेस ऑन देयर वर्क। So ISA 620 also require the competence of the expert to be considered. This should include the considering the expert membership of the appropriate professional bodies. Yes, अगर एक ऑडिटर एक्सपर्ट्स के पास मीन जो एक्सपर्ट को हम यूज कर रहे हैं, अगर उसके पास एक प्रोफेशनल बॉडी से उसके पास मेंबरशिप होगी, तो अगर उसके पास नेसेसरी स्किल्स होगी, तो उस केस में हम उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। सो एनी डाउट ओवर द रिलायंस of the expert will reduce the reliability of the audit evidence obtained। वही जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिविटी में देखा था कि अगर उसका काम जो है मीन्स अगर वो एक्सपर्टाइज ही नहीं है उस काम को परफॉर्म करने में, तो उसके काम के ऊपर नहीं रिलाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि इस केस में हमें किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए थी, फ्रूट क्या एक एग्रीकल्चर मीन्स ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारा फ्रूट के बारे में बात की गई है, तो ये IS2 IF या फिर AS41 एग्रीकल्चर इनके अंडर इंक्लूड होगा। तो हमें क्या कहा गया है, द एक्सपर्ट शुड इन दिस केस हैव अ नॉलेज और एक्सपीरियंस इन वैल्यूइंग द फ्रूट विच आर अ एग्रीकल्चर एसेट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, हम फ्रूट को क्या मानते हैं, एग्रीकल्चर एसेट मानते हैं, जिसको हम किस में रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड बी फैमिलियर विद द फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हम किस में मेजर करते हैं, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सो अगर एक एक्सपर्ट को इन सब चीज की नॉलेज ही नहीं होगी, तो उस केस में उसके काम के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। सो अगर वही अब ऑडिटर की क्या वो हुई इसमें, ऑडिटर उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं करेगा अगर उसकी किसी तरीके से भी अगर एक्सपर्ट जो है वो कॉम्पिटेंस नहीं है। तो नेक्स्ट वन हमें क्या देखना होता है, उसका स्कोप ऑफ वर्क देखना होता है। स्कोप ऑफ वर्क में काफी सारे काम आ जाते हैं एक एक्सपर्ट के, तो हमें उसके काम को देखना होता है। ISA 620 रिक्वायर्स ऑडिटर टू एग्री द स्कोप ऑफ द वर्क विद द ऑडिटर। स्कोप ऑफ वर्क भी एग्री करना होता है। अब स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या होता है, इसमें इंक्लूड द एग्रीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, कि क्या क्या तुम्हें काम को परफॉर्म करना है, क्या क्या तुम्हें काम करने हैं, एग्रीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, हाउ द एक्सपर्ट वर्क विल बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। उनको ये भी बताया जाएगा कि तुम्हारे काम को हम किस तरह से यूज करेंगे, हाउ द एक्सपर्ट वर्क विल बी यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड द मेथोडोलॉजी एंड द की असम्पशन टू बी यूज्ड। तुम क्या क्या की असम्पशंस को यूज करोगे, क्या क्या मेथोडोलॉजी को यूज करोगे एक ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। इन असेसिंग द वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट, जब हम एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसको परफॉर्म एसेस कर रहे हैं, द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द स्कोप ऑफ द वर्क इज एग्रीड एट द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट। कि जो हमने शुरू में एक एक्सपर्ट को काम बताया था कि तुम्हें ये काम परफॉर्म करना है, हमें एट द एंड क्या देखना है कि एक्सपर्ट ने काम उसी अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है। इफ द एक्सपर्ट हैज डेविएटेड फ्रॉम द एग्रीड स्कोप ऑफ वर्क, अगर मैंने जो एक्सपर्ट को जो काम दिया है ऑडिटर ने, अगर वो एग्रीड स्कोप ऑफ वर्क से डिफर है, देन इट इज लाइकली टू बी लेस रेलिवेंट एंड रिलायबल। तो उसके ऊपर जो एक्सपर्ट ने काम परफॉर्म किया है उसके ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली। तो हमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिफोर प्लेसिंग अ रिलायंस ऑन दी एक्सपर्ट वर्क, इन सब के बारे में हम जान रहे हैं। अभी हमने 3 पॉइंट कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड वन इज कॉम्पिटेंस, थर्ड वन इज स्कोप ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेलेवेंस ऑफ कंक्लूजन। अब क्या है, एक कंक्लूजन भी निकाला गया होगा एक्सपर्ट के द्वारा, मे बी क्या हो सकता है वो कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो, मे बी ऑडिटर ने जो एक्सपर्ट ने अपनी assumptions का यूज किया है, मे बी वो गलत हो, कोई ऐसे डाटा का यूज किया है जो कि सिग्निफिकेंट था। तो उन सब के बारे में भी कि ऑडिटर को जानना होता है। सो ISA 620 स्टेट दैट द ऑडिटर शेड
इवेल्युएट द रिलायंस एंड एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। वही जैसा मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन एक दिया हुआ एट द एंड एक्सपर्ट ने, तो उसकी रिलायंसी एंड एडिक्वेसी को चेक करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस विल इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंसिडरेशन ऑफ द सोर्स डाटा विच वाज यूज्ड। एक सोर्स डेटा हमारा क्या हुआ, जिस चीज को यूज करके, जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको यूज करके एक्सपर्ट ने अपने काम को परफॉर्म किया है, उसको देखना। दिस विल इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ द सोर्स डेटा विच वाज यूज्ड, द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द assumption, अब जो उसने assumptions को यूज किया वो सही है या नहीं है, एंड द रीजन फॉर एनी चेंज इन मेथोडोलॉजी, अगर उसने assumption या फिर किसी मेथोडोलॉजी में चेंज किया है तो वो क्यों किया है, उसका रीजन भी जानना। द कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट विद द अदर रेलिवेंट ऑडिट फाइंडिंग, जो कंक्लूजन एक दिया गया है एक्सपर्ट के द्वारा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, अदर मींस की एक मैच करना चाहिए। मान लो मैं मेरी ऑडिट फाइंडिंग कुछ और कहती है, बट जो कंक्लूजन दिया गया है वो एक्सपर्ट के द्वारा वो कुछ और है, तो अगर वो मैच नहीं होता है तो उसकी रिलायंस प्लेस नहीं किया जा सकता। सो इस केस में ये यही कह रहे हैं, द कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट विद द अदर रेलिवेंट ऑडिट फाइंडिंग एंड विद द ऑडिटर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। भाई इस नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि जो कंक्लूजन दिया गया है वो ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो रिलायंस विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सपर्ट वर्क। एंड नेक्स्ट वन, इसमें क्या कह रहा है, सोर्स डाटा से रिलेटेड कहा जा रहा है हमें, इफ द वर्क वो सोर्स डाटा हमने जैसे कि अभी बताया कि अगर हम जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर रो डाटा सॉरी सोर्स डाटा का यूज किया जा रहा है विच इज सिग्निफिकेंट टू देयर वर्किंग, द ऑडिट टीम शेल प्लान टू यूज दी एसेस द रिलायंस कॉम्पिटेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ दैट डाटा। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे कि जो सोर्स डाटा का यूज किया गया है वो रेलिवेंट है, वो कंप्लीट है, एंड उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है। एनी कंसिस्टेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, अगर उसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ऐसे में इंडिकेट एविडेंस विच इज नॉट रिलायबल, क्योंकि एक ऐसा एविडेंस हो सकता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। एट द एंड हर एक पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि लाइक मैं कहती हूँ ऑब्जेक्टिविटी, कि अगर एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर रहा है तो उस केस में रिलायंस प्लेस नहीं करेगा। कॉम्पिटेंस के केस में मैंने क्या कहा कि अगर वो सक्षम नहीं है, उसके पास किसी एसोसिएटेड प्रोफेशनल बॉडी से उसके पास क्या है, मेंबरशिप नहीं है, तो उस केस में भी उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं किया जाएगा। स्कोप ऑफ वर्क, अगर एग्रीड स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, मीन्स कि उसको जो काम शुरू में दिया गया था अगर उसमें डेविएशन आ रही है एट द एंड, तो उसके काम के ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं किया जाएगा। रेलिवेंस ऑफ कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि अगर कोई कंक्लूजन दिया गया है, अगर वो सही नहीं है, मीन्स कि जो सोर्स डेटा का हमने यूज किया है वो सही नहीं है, उसमें कोई डेविएशन आ रही है, तब भी कोई रेलिवेंस प्लेस नहीं किया जाएगा। सो एट द एंड ऑडिटर का क्या काम हुआ कि अगर कोई काम अकॉर्डिंग टू ऑडिटर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर रिलायंस प्लेस नहीं किया जा सकता एक्सपर्ट के द्वारा जो काम किया गया है। सो अभी हमने ISA 620 के बारे में जाना, विच इंक्लूड मैटर टू बी कंसीडर्ड बिफोर प्लेसिंग द रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। सो आज हमने ISA 6 एंड हाँ, इसके साथ हमने जैसा कि डिसाइड किया है एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक किया करेंगे। सो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है, लाइक मैं बताती हूँ, अगर हम कोई अगर हम कोई एक काम परफॉर्म अगर मैं किसी की ऑडिट परफॉर्म करने चाहती हूँ, मैं एक ऑडिटर हूँ, मुझे ऑडिटिंग परफॉर्म करनी है, मुझे उससे पहले कुछ अब ये तो है नहीं कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मुझे कहता है कि आप ना मेरे लिए ऑडिट परफॉर्म करना, सो मैं उसकी ऑडिट परफॉर्म कर दूंगी। नहीं, ऑडिट कभी भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं की जाती, कुछ मैटर को कंसीडर करना पड़ता है बिफोर एक्सेप्टिंग दी ऑडिट। सो अब हम यही मैटर देखेंगे, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टर्म ऑफ एंगेजमेंट विच शुड बी एडिड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या मैटर एक ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ते हैं। सो हमने इसको एक केस रिलेटेड किया है, हमने कैप्लन एग्जाम किट से क्वेश्चन लिया है। सो हम वहां से देखेंगे इसको। I think this is question number 43, एस्टर को। एंड सो एग्जिबिट 1 क्या कह रहा है हमारा, आउटलाइन ऑफ फ्रॉड। ये हम अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। द पेरोल फ्रॉड वॉज डिस्कवर्ड फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ एन अपग्रेड टू द कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हेन द सिस्टम वॉज अपग्रेडेड एट द हेड
office in June 2015, analysis performed highlighted an anomaly in the staff cost and margin for the head office. Okay, the regional offices will receive the upgrade over the next 3 months. Okay, the finance director has reviewed the payroll list for the head office and identified two names on the list which they know are people who have left the company. Both individuals left the company in 2013 but have not been removed from the payroll record. Why? Why they have not removed? These people are still being paid. उनको अभी भी पे किया जा रहा है. देख रहे हैं कितना मेजर इसमें कॉम्प्लिकेशन है. But the monthly payment are being made into the same account number. और जो अकाउंट नंबर जो मंथली पेमेंट किया जा रहा है वो सेम अकाउंट नंबर में किया जा रहा है. द बेनिफिशियरी ऑफ विच इज नॉट येट नोन. अभी हमें यही नहीं पता चल पाया है कि इसका बेनिफिट एम्प्लॉय ही ले रहे हैं या कोई और अदर पर्सन ले रहा है. ओवर द 2 years सिंस द लेफ्ट, अभी उनको 2015 में तो 2 साल हो चुके हैं. The finance director have calculated that $30,000 in total has been paid into the unidentified bank account. अभी तक $30,000 जा चुके हैं. The finance director is not sure if this is in the full extent of the issue or if the further fraudulent activity exists across payroll. Finance director क्या कह रहे हैं कि अभी वो श्योर नहीं है कि जो इशू अराइज हुआ है वो इतना ही है या इसके अलावा और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. द लॉसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड बाय द कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी. अच्छा, जो लॉस हुआ है मीन्स जो 30,000 का लॉस हुआ है ये कह रहा है क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर कर लेगी. हाउएवर दिस रिक्वायर्ड एन इंडिपेंडेंट फर्म टू बी यूज टू आइडेंटिफाई टू क्वांटिफाई द लॉस फॉर द पर्पस ऑफ द क्लेम. अच्छा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फर्म क्या चाहती है कि लॉस को क्वांटिफाई किया जाए कि कितना लॉस हुआ होगा. बेकर को wishes to submit this claim within the next 3 weeks. बेकर को क्या है, हमारी क्लाइंट फर्म है जो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि ये क्लेम जो है वो नेक्स्ट 3 वीक में सबमिट कर दिया जाएगा सो दैट इट कैन बी रिजोल्व प्रायर टू द एनुअल शेयर होल्डिंग मीटिंग ऑन 1 अगस्त 2015. ओके, सो हमें क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टर्म ऑफ एंगेजमेंट विच शुड बी एग्रीड. ये मैं पहले ही कह रही हूँ ये बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट है. एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक ऑडिटर को क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं. अब जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि कंपनी में काफी मेजर फ्रॉड हुआ है 30,000 का और इसके अलावा हमें पता नहीं है लिमिट इतनी ही है या फिर इससे भी ज्यादा है. तो एक ऑडिटर अपने माइंड में 100 टाइम सोचेगा कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. सो क्या क्या मैटर वो कंसीडर करेगा. बेकर को हमारा क्या इस केस में क्लाइंट है एंड एस्टर को हमारी क्या है, ऑडिट फर्म है. सो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या करेगा वो. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहले एस्टोरेंट को क्या करेगी, कंफर्म करेगी क्लाइंट फर्म से कि उसको किस चीज के ऊपर जो है ऑडिट परफॉर्म करनी है, किस चीज से रिलेटेड ऑडिट को परफॉर्म करना है. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. एस्टोरेंट को नीड्स टू एग्री द डिटेल स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट, इन पर्टिकुलर हाउ मेनी ईयर्स शुड बी subject to procedure and whether the investigation will cover both the existing and new management information system data or simply the existing system which is being replaced. So एक ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट क्या क्या मैटर को कंसीडर करना पड़ेगा. सबसे पहले उसको सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज के ऊपर उसको ऑडिट परफॉर्म करनी है, कितने ईयर्स के लिए करनी है, अगर कोई चेंजेस आ रहा है मैनेजमेंट के सिस्टम में क्या उसको उसके ऊपर भी ऑडिट परफॉर्म करनी है या फिर उसको पुराने वाले के ऊपर ही करनी है. सो ये सब क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन क्या है, पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट एंड इंटेंडेड यूजर ऑफ द रिपोर्ट. हाँ, अब मेरे को क्या है, मैं एक ऑडिटर हूँ, मेरे को कहा जाता है कि तुम्हें ऑडिट परफॉर्म करनी है, बट मैं अपने माइंड में ये भी तो सोचूंगी कि ये ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करवा क्यों रहे हैं, एंगेजमेंट का रीजन क्या है करने का, एंड अल्टीमेटली ये रिपोर्ट कौन यूज कर रहा है. सो पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट क्या कह रहा है, एस्टोरेंट को विल नीड टू एग्री विद बेकर एंड को, मींस बेकर एंड जो क्लाइंट फर्म है एंड पोटेंशियल क्लाइंट फर्म माइट बी एंड देयर इंश्योरेंस द इंश्योरर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट. उनको पूछना पड़ेगा बेकर एंड को से कि क्या पर्पस है तुम्हारा इस रिपोर्ट का. दैट इज टू क्वांटिफाई द लॉस अराइजिंग एंड रिजल्ट ऑफ पेरोल फ्रॉड. क्या वो तुम ये चाहते हो कि मैं लॉस क्वांटिफाई करूं पेरोल फ्रॉड से. इट शुड बी मेड क्लियर दैट दिस विल नॉट आइडेंटिफाई अदर टाइप ऑफ फ्रॉड. अगर अगर क्या चाहते हैं, अगर क्लाइंट फर्म क्या चाहती है कि हाँ तुम सिर्फ ये जानो कि कितना लॉस हुआ है, तो फिर ऑडिटर को क्या कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि वो किसी और फ्रॉड के ऊपर काम नहीं करेगा. इट शुड बी मेड क्लियर दैट दिस विल नॉट आइडेंटिफाई एनी अदर टाइप ऑफ द
fraud for which the purpose have not been including in the engagement। क्या करेगा ऑडिटर, पहले ही क्लियर कर देगा कि मैं इसके अलावा किसी और अदर फ्रॉड्स को ढूंढने का काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो क्वांटिफाई करना है लॉस कितना हुआ है इसके ऊपर ही काम करूंगा। अब अल्टीमेटली क्या देखना है, इंटेंडेड यूजर कौन है रिपोर्ट का। एस्टेंट को विल नीड टू कंफर्म फ्रॉम द बेकर एंड को will grant permission to communicate with the third party such as the police and the company insurance company regarding the investigation। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा पैरा कहा गया हमें कि अगर उसको लॉस को क्वांटिफाई करना है तो एस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, बेकर एंड को परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो कम्युनिकेट कर सके थर्ड पार्टी से, जैसे पुलिस के साथ या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए। इट शुड बी एग्रीड हु कैन यूज द रिपोर्ट। अब वही लाइन आ गई कि इंटेंडेड यूजर रिपोर्ट का है कौन अल्टीमेटली। इट इज पॉसिबल दैट द यूजर आर लिमिटेड टू बेकर हो सकता है इस केस में जो हमारा यूजर है वो सिर्फ बेकर को हो, एंड देयर इंश्योरेंस, या फिर जो इंश्योरेंस जिनको इंश्योरेंस देना है कंपनी को वो हो, बट इट मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर एंड इन अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है, क्या मे बी जो रिपोर्ट इशू की जाएगी ऑडिटर के द्वारा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यूज की जाए। सो ऑडिट सॉरी एस्टिरेंट को इज लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट देयर लाइबिलिटी टू स्पेसिफिक एग्रीड यूजर ऑफ द रिपोर्ट। एस्टिरेंट को जो है मीन्स की जो ऑडिट फर्म है वो क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि उसकी रिपोर्ट को कौन को यूज कर सकता है। सो हमने स्पेसिफिक एस्पेक्ट क्या क्या जाने, अब तक दो जाने हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट एंड इंटेंडेड यूजर ऑफ द रिपोर्ट। अब नेक्स्ट वन हम क्या देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अल्टीमेटली हमें क्या देखना होता है कि हम जो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसकी कोई उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल भी तो हो, कि मींस उसके लिए कोई जिम्मेवारी भी तो ले कि मैंने ये रिपोर्ट इश्यू करी है तो वो माने भी तो कि हाँ मैंने इसको ये काम करने की ड्यूटी दी थी। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, एस्टिरेंट को विल नीड विद एग्री अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी विद पेकर को हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच द एश्योरेंस एंगेजमेंट विल बी परफॉर्म। कि एस्टिरेंट को क्या कंफर्म कर लेगी बेकर एंड को कि अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है, quantify a loss from the fraud on which the insurance engagement will be performed। कि अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, किसको मैं रिपोर्ट दूं, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी। नेक्स्ट वन क्या है, अब मुझे ये रिपोर्ट देनी है, अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा इस रिपोर्ट का एड्रेस ही कौन है, मीन्स मुझे पुलिस को देनी है, ये मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देनी है, या मुझे पेकर को देनी है। सो मुझे ये देखना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द रिपोर्ट। एस्टिरेंट को विल एस्टेब्लिश वेदर द रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू बेकर एंड को और द इंश्योरेंस कंपनी, की मुझे रिपोर्ट किसको अल्टीमेटली इशू करनी है। नेक्स्ट वन क्या है कि हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, करेंगे हम इसके ऊपर। सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म शुड बी डिस्क्राइब्ड इन द क्लियर टर्म एंश्योर दैट द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एस्टिरेंट को विल एंड विल नॉट बी परफॉर्मिंग। एक शुरू में मैं क्या, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूं तो उस केस में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं क्या क्या काम करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा, मैनेजमेंट को क्लियरली बता दूं ताकि मैनेजमेंट को कंफर्म हो कि मैं क्या क्या काम करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा। नेक्स्ट वन क्या है कि हमारा जो फॉर्म होगा, जो हमारा कंटेंट होगा रिपोर्ट का वो कैसा होगा, एक रेफरेंस दे देगा, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। एस्टिरेंट को शुड एग्री विद बेकर को द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। उनको क्या कंफर्म कर लेना चाहिए कि रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा चाहिए, दे विल इशू, जो वो इशू करेंगे, एंड व्हाट दोस कंटेंट विल बी, और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। इन दिस रिस्पेक्ट एस्टिरेंट को विल नीड टू अंडरस्टैंड एनी रिक्वायरमेंट विच द इंश्योरेंस कंपनी हैज इन दिस रिगार्ड। साथ ही साथ वो क्या कंफर्म कर लेंगे इस केस में कि इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना जो हमसे चाहिए है, अगर वो भी चाहिए होगी तो वो भी हम जो हमारा कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेंगे। सो इस तरह से एक मीन्स कि एक ऑडिटर एक्सेप्ट करने से पहले, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले इन सब मैटर को कंसीडर करना है। ये एक केस स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ कि हमें केस को रिलेट करके बताना था कि इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो क्या करेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट एंड इंटेंडेड यूजर ऑफ द रिपोर्ट, एंड देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, देन हु इज द एड्रेस ऑफ द रिपोर्ट, एंड देन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, एंड देन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। सो इस तरह से ऑडिटर एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या करेगा, कुछ प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा। सो आज हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले ISA 620, जो मैटर ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर प्लेसिंग द रिलायंस ऑन दी ऑडिटर एक्सपर्ट। एंड नेक्स्ट वन हमने जो किया है वो है नेक्स्ट वन हमने क्या किया, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ टर्म ऑफ एंगेजमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग दी एंगेजमेंट। ओके, सो आज के वीडियो में हमने दो मैटर को कंसीडर किया है। आई थिंक इसके बाद हमारा एक जो है और इम्पोर्टेंट IAS से रह गया है, एंड एक तो जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम जो करेंगे वो हमारे 25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये सब समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।